हेलो स्टूडेंट्स, प्लस टू के अंदर अपना सेकंड लेसन चल रहा था जिसके अंदर हम लोग गाउस के नियम के अनुप्रयोग कर रहे थे। ठीक है, जिसका आपने एक अनुप्रयोग कर लिया था कि समावेशी तार के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था आपने। ठीक है, तो आज अपने दूसरा अनुप्रयोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। वो कौन सा है कि अनंत विस्तार की समावेशित परत के कारण, अनंत विस्तार की समावेशित परत के कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना। ठीक है, तो अपन हेडिंग लगाते हैं अनंत विस्तार की समावेशित कुचालक परत है। कौन सी है? कुचालक परत। कुचालक परत या परावैद्युत परत। परावैद्युत परत के कारण विद्युत क्षेत्र अनंत विस्तार की समावेशित कुचालक परत और या परावैद्युत परत के कारण विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है अपने को। ठीक है, तो सबसे पहले हमने जैसे उसमें किया था अनंत विस्तार की वायर के कारण निकाला था, उसके लिए अपने सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या निकाली थी? डायरेक्शन निकाली थी। तो यहाँ भी परत के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी सबसे पहले आप क्या निकालोगे? डायरेक्शन निकालते हैं अपने कि दिशा देखते हैं, दिशा क्या हो। तो सबसे पहले डायरेक्शन निकालते हैं अपने, फिर विद्युत क्षेत्र की करेंगे गणना। ठीक है, तो मान लो आपके पास अनंत विस्तार की कोई परत है, अनंत विस्तार की है। ठीक है, जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, समावेशित है, समान रूप से आवेश वितरण है इस पर या वितरित है इस प्रकार से। अनंत विस्तार की परत है आपके पास। ठीक है, अब इस परत के कारण मान लो कोई बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना आप, इस पर बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो इसके लिए अपन लोग क्या करेंगे? जो परत है इस पर क्या डालेंगे? अपने नॉर्मल डाल देंगे, एक लंब डाल देंगे OP। ठीक है, एक लंब डाल देंगे। तो बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना, तो सबसे पहले बिंदु P पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन निकालेंगे अपने कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या। ठीक है, तो इसके लिए अपन क्या करेंगे? इस बिंदु O के प्रति, जैसे वहां किया था वैसे इस प्रकार से करेंगे। बिंदु O के प्रति यहाँ क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे अपने, छोटे छोटे दो बिंदु O के प्रति तो दो क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। ये तो है dA1 या कैपिटल A1 डाल दो इसको आप, और ये है dA2। ये दो क्षेत्रफल अल्पांश है छोटे छोटे। ठीक है, वहाँ क्या थे? रेखीय अल्पांश थे। वहाँ क्या थे? रेखीय अल्पांश, क्योंकि लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था। यहाँ एक सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, तो क्या लेंगे अपने? क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर दो अल्पांश लिए अपने। यहाँ पर जो चार्ज होगा वो भी छोटा सा होगा, लेट dq एंड dq, छोटा सा चार्ज होगा यहाँ पर, यानी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा ये। तो इस पॉइंट चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ये रहेगी। उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? ये वाला। इसको मान लेते हैं dE1। ठीक है, नॉर्मली आउटवर्ड जाएगी। इसी प्रकार dq के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, लेट अस सपोज dE2 है, इसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये हो। ठीक है, बिंदु P से देखनी है आपको डायरेक्शन, तो इस प्रकार से जाएगी, नॉर्मली आउटवर्ड। ठीक है, तो इस प्रकार से दोनों पॉइंट चार्ज के कारण आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आ गई। ठीक है, अब ये जो है इसके साथ, इस नॉर्मल के साथ एंगल थीटा बना रहा, तो ये भी कितना बनाएगा? थीटा बना। ठीक है, और यदि अपने इसकी परिमाण की बात करें कि ये देखो dq चार्ज है, ये भी dq चार्ज है, और बिंदु P की इन क्षेत्रफल अल्पांशों से दूरियां भी क्या, ये वाली समान है। तो dE1 dE2 जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो परिमाण में क्या होगा? बराबर होगा। तो dE1 का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा किसके? dE2। तो इन दोनों का परिमाण क्या होगा? बराबर होगा। जितना इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पे dA1 प्रोड्यूस करेगा उतना ही क्या करेगा? dA2 करेगा। ठीक है, क्योंकि चार्ज सेम है dq और डिस्टेंस सेम है k³ और r² सेम आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो बिंदु P पर
dA1 और dA2 के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। और डायरेक्शन अपने ये इसकी शो करें। अब अपने क्या करें, किसी ना किसी एंगल पे जा रहे हैं, ठीक है, ये थीटा और ये इसके साथ थीटा एंगल बना रहा, तो अपने इसको क्या करेंगे, कंपोनेंट में डिवाइड करना है, घटकों में विभाजित करेंगे। तो दो घटक बना लेते हैं अपने, ये एक और ये एक, ठीक है। अब सबसे पहले DE1 देखते हैं अपने। देखो ये एंगल थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट ये भी क्या होगा, थीटा होगा। अब DE1 के दो घटक कौन से होंगे, एक तो ये होगा, एक ये होगा। इन दोनों के बीच में से निकल रहा ना, तो दोनों ये घटक होंगे। अब इसमें से हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा, क्षैतिज घटक। देखो परिणामी कौन सा है, DE2, DE1 ये वाला। तो जिसके साथ ये थीटा एंगल बनाएगा जिस घटक के साथ, वो कौन सा होता है, क्षैतिज घटक होता है। तो क्षैतिज घटक क्या होगा, DE1 cos थीटा, क्या होगा, DE1 cos थीटा। और जिसके साथ थीटा एंगल नहीं बनाता वो इसका वर्टिकली कंपोनेंट होगा DE1 sin थीटा। बात समझाई आपको, तो दो कंपोनेंट हो जाएंगे इसके। सिमिलरली DE2 को भी कंपोनेंट में डिवाइड करोगे आप, ठीक है। तो थीटा एंगल जिस कंपोनेंट के साथ ये बना रहा वो कौन सा होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा या क्षैतिज घटक होगा। तो इसके ये दो कंपोनेंट है, एक ये है, एक ये है। तो थीटा एंगल इस कंपोनेंट के साथ बना रहा तो इसका क्षैतिज घटक क्या होगा, DE2 cos थीटा। और वर्टिकल ये बच जाएगा आपके पास DE1 sin थीटा। इतनी बात समझाई आप। तो इस प्रकार जैसे अपने वहाँ अपने डायरेक्शन निकाली थी, उसी प्रकार से यहाँ डायरेक्शन निकालने के लिए कंपोनेंट में डिवाइड कर लेंगे इसको, अपने क्षेत्रफल 5 मानते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपोनेंट में डिवाइड कर लिया अपने। अब यहाँ अपन देखेंगे कि जो वर्टिकली कंपोनेंट है, जो लंबवत घटक है, कौन से, DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा, ये परिमाण में तो क्या है, बराबर है। ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट ये परिमाण में तो क्या है, बराबर है, क्योंकि DE1 DE2 के बराबर है। तो DE2 की जगह DE1 होगा तो DE1 cos sin थीटा, ये भी DE1 sin थीटा। तो परिमाण में तो ये क्या होंगे, बराबर होंगे, लेकिन दिशा में क्या है, विपरीत है। तो इसको आप कंपोनेंट को क्या कर दोगे, आप नेग्लेक्ट कर दोगे। जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जितना ऊपर है इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही नीचे है, दोनों सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, नेग्लेक्ट हो जाएंगे। जैसे आपको बताया हुआ है कि मान लो 10 न्यूटन फोर्स से आप इधर से खींच रहे हो, 10 न्यूटन से इधर से खींच रहे हो, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, ठीक है, सेम फोर्स है। तो इसी प्रकार से ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट क्या है, परिमाण में बराबर लेकिन दिशा विपरीत होने के कारण क्या हो जाएंगे, निरस्त हो जाएंगे। बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, जो क्षैतिज घटक है इसके, कौन से, DE1 cos थीटा और DE2 cos थीटा, ये भी परिमाण में तो बराबर है लेकिन दिशा में एक ही दिशा में, लेकिन दिशा इनकी क्या है, एक ही है। इस कारण ये क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन आएगी वो क्या होगी, ये होगी। जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये हो, इन लपांशों के कारण। बात समझाइए आप। तो इस परत के कारण जो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वो EOP के अनुदिश होगी, OP के अनुदिश होगी, ठीक है। उसमें भी यही किया आपने वायर के कारण। अब आप O के प्रति जो भी आप रैखिक अल्पांश मानोगे, सॉरी क्षेत्रफल अल्पांश मानोगे, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, चाहे यहाँ मानो, कहीं भी मानोगे, तो उन सभी के कारण जो डायरेक्शन आएगी वो इस प्रकार से OP के अनुदिश आएगी, ठीक है। तो ये आ जाएगी अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, ये वाली, ये डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने डायरेक्शन फाइंड करते हैं अपने इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट अपने विद्युत क्षेत्र की करेंगे गणना, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं अपने। दिशा आपको समझ आ गई, वैसे ही जैसे वायर के कारण की थी अपने। इसके बाद डायरेक्शन इसकी विद्युत क्षेत्र की गणना कर रहे हैं अपने। विद्युत क्षेत्र की गणना, इलेक्ट्रिक फील्ड की गणना करेंगे अपने यहाँ। तो इसके लिए अपने फिर से वो डायग्राम बनाएंगे। ये मान लो परत आपके पास है जो समान रूप से चार्ज है या समरूप आवेशित है आपके पास, ठीक है, समान रूप से आवेश वितरण है इसको।
इस प्रकार, ठीक है। अब आपको किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल, ठीक है। तो इसके लिए मान लेंगे, पहले तो इस पर नॉर्मल डालेंगे अपने ये बात, यहाँ से इस परत से, जो इससे कितनी डिस्टेंस पर, r दूरी, कितनी दूरी पर है, r दूरी पर। और अपने ये मान लेंगे कि इस जो परत है, एक सरफेस है, इसका जो आवेश घनत्व है वो कितना है, आवेश घनत्व। देखो पृष्ठ पे आवेश वितरित है तो क्या होगा, पृष्ठ आवेश घनत्व है वो क्या होगा, सिग्मा मीटर पर कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो आवेश घनत्व कितना मान लेंगे अपने, इसका सिग्मा मान लेंगे, ठीक है। तो बिंदु P पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आपको पता है जब गाउस का नियम का अनुप्रयोग है तो इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इस आवेश वितरण के प्रति सममित एक गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करोगे। तो इस सरफेस के लिए गाउसीय पृष्ठ क्या हो सकता है, वैसे तो कोई भी हो सकता है, ठीक है, गाउसीय पृष्ठ कैसा भी हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए आपको मैंने एक लाइन लिखवाई थी कि आवेश वितरण के प्रति क्या होना चाहिए, सममित होना चाहिए। तो इसके लिए जो आप गाउसीय सरफेस की कल्पना करोगे तो वो कैसा होगा, तो वो अपने मानेंगे बेलनाकार। एक बार देखो आप कैसे, यहां से इस प्रकार से, ये बेल, और ये बहुत साइड जाएगा क्योंकि सरफेस इधर भी तो होगा इसका, ठीक है, इस साइड भी जाएगा। तो इस प्रकार से बनेगा कुछ गाउसीय सरफेस या गाउसीय बेलन कह सकते हो आप। और इससे भी कितनी डिस्टेंस पर होगा, ये r दूरी पर ही होगा। और टोटल इसकी जो लेंथ देखोगे आप इस बेलन की तो वो कितनी होगी, टोटल अगर आप इस बेलन की लेंथ देखोगे तो वो कितनी होगी, 2r होगी। r इधर होगी, r इधर होगी। तो आप यहाँ से इस प्रकार से कर लोगे, थोड़ा ज़्यादा फील होगा, ठीक है। इस प्रकार से, ठीक है, आधा बेलन इधर है, आधा इधर है। तो ये गाउसीय बेलन की कल्पना करेंगे। और इतना सब जो सरफेस है, ये वाला इतना जो एरिया है, ठीक है, यहाँ जो आवेश है वो लेट कर लेते हैं अपन, कितना है, Q4, ठीक है। इस बेलन जो ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, यहाँ इस पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, Q। और आवेश घनत्व आप जानते हो कितना, इसका सिग्मा, ठीक है। तो अब अपने क्या करेंगे, गाउसीय बेलन की कल्पना कर ली अपने, इसके प्रति सममित। देखो यहाँ पर चाहे पॉइंट लो, चाहे यहाँ पे लो, तो ये डिस्टेंस क्या रहेगी, इससे सेम रहेगी। इधर भी आप चाहे पॉइंट यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं लो, तो वहाँ पर डिस्टेंस सेम रहेगी। तो इस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रति क्या है, इस सरफेस के इस क्रॉस सेक्शन एरिया के प्रति क्या है, सममित है, इसके प्रति क्या है, सममित है। तो इसलिए अपने गाउसीय बेलन की कल्पना की है जिसकी जो लेंथ है वो कितनी है, 2r, ठीक है। तो अब अपने जब गाउसीय पृष्ठ की कल्पना करते हैं तो उसके सरफेस देखोगे आप कितने हैं, तो कितने सरफेस है इस पर, एक सरफेस तो सर्कुलर ये रहा S1, एक ये रहा S2, और एक ये जो कर्व्ड है वो कितना है, S3, ठीक है। अब अपने इससे क्रॉस इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, एक क्षेत्रफल अल्पांश की कल्पना करेंगे। तो यहाँ पर बिंदु P पर क्षेत्रफल अल्पांश dA मान लेते हैं आप, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी dA। और अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी क्या होगी, यही होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी। इसके अलावा जो S2 सरफेस है, यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल अल्पांश dA की कल्पना करोगे आप, जिसकी डायरेक्शन क्या होगी, यहाँ पर अंगूठा रखोगे, इस डायरेक्शन में जाएगा dA, इस डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड भी देखो, जो सरफेस इस प्रकार से है, इधर भी चार्ज इधर भी चार्ज है, तो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी, ठीक है। इधर के लिए कैसे होगी, इधर होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, ये रहेगी। और जो कर्व्ड सरफेस है, ये जो बेलनाकार ये जो वक्राकार पृष्ठ है, यहाँ पर भी एक क्षेत्रफल अल्पांश आप dA लेट करोगे, इसकी दिशा कैसे होगी, dA की ये होगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप जानते हो, इसके लिए कैसी होगी, ये होगी। इन तीनों सरफेस के लिए अपने इलेक्ट्रिक फील्ड और क्षेत्रफल अल्पांशों की क्या कर ली, दिशा ज्ञात कर ली। और इसमें एंगल कितने डिग्री का, 90, यहाँ 0 और 0 डिग्री का पड़ा रहा है।
इसके अलावा ये जो क्षेत्रफल अल्पांश हैं, ये वाला वर्ताकार अल्पांश है, इसका एरिया आपने ए लेट कर लिया, तो इसका भी एरिया क्या होगा, ए होगा। ये अपने लेट किया सरफेस, इसका जो वर्ताकार पृष्ठ का जो एरिया है वो कितना है, ए है, इसका भी ए। इतनी बात समझाई आप। तो ये गाउसियन बेलन की इस प्रकार से अपने क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। अब क्षेत्रफल अल्पांश से पारित इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, कन्वेंशनल वे से अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें, फिर गाउस का नियम लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने क्षेत्रफल अल्पांश डी से पारित विद्युत फ्लक्स, क्षेत्रफल अल्पांश डी से पारित विद्युत फ्लक्स। देखो क्षेत्रफल अल्पांश छोटा सा अल्पांश है, इससे फ्लक्स भी कितना होगा, छोटा सा जाएगा, तो वो क्या लेंगे अपन, डी फाई, और वो क्या होगा, ई डॉट डी। और संपूर्ण पृष्ठ की बात करें यदि अपन, संपूर्ण पृष्ठ के लिए इसका क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ई डॉट डी है, और यहां पर इसको क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि सरफेस कैसा है, इतने चार्ज को क्लोज करके रखा है, इसमें बंद करके रखा, ठीक है, क्लोज सरफेस है। तो डी फाई का तो क्या हो जाएगा, फाई ई डॉट डी, ये इक्वेशन आ जाएगी आप। अब ये जो फ्लक्स आया इसको भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए अपने लिखेंगे, किसके लिए, भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए, तो यही लिख रहा हूं मैं, भिन्न भिन्न पृष्ठों के लिए। तो फाई इज इक्वल टू S1 सरफेस के लिए ई डॉट डी ए प्लस S2 सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, S3 सरफेस के लिए ई डॉट डी ए, ये आ रहा है, ठीक है। अब अपने इसको सॉल्व कर लेंगे, S1 के लिए सॉल्व करेंगे इसको, S1 ई डी ए कॉस थीटा। S1 में देखो ई और डी ए के बीच एंगल कितना है, ई एंड डी ए के बीच एंगल सेम डायरेक्शन में है, तो एंगल कितने डिग्री आएगा, 0 डिग्री। S2 के लिए ई डी ए कॉस थीटा कितना, ई और डी ए सेम डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री। सिमिलरली S3 के लिए ई डी ए कॉस थीटा कितना, S3 में देखो डी ए और ई के बिटवीन एंगल कितने डिग्री का, 90 डिग्री, तो कॉस 90। अब हम जानते हैं कि कॉस 0 तो कितना होता है 1, और कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ से फाई क्या आ जाएगा, S1 ई डी ए, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिखने की जरूरत नहीं अपने को। इसी प्रकार S2 के लिए ई डी ए कॉस 0 1 हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो यहाँ से आप देखोगे ई कॉन्स्टेंट है, बाहर आ जाएगा, S1 डी ए, ई यहाँ से भी बाहर आएगा, S2 डी ए, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, जो डी ए की वैल्यू है वो कितनी है, ये अपने लेट की थी, जो इस वर्ताकार पृष्ठ का जो टोटल एरिया है वो कितना लेट किया अपने, ए लेट किया, ठीक है। तो इसको पूरा, ये तो अल्पांश छोटा था, लेकिन पूरा एरिया की बात की अपने इंटीग्रेट करने के बाद तो क्या हुआ, ए हो गया है। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई ए प्लस ई ए, और फाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 ई ए आ जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर क्या दे दोगे, फर्स्ट दे दो। इतनी बात समझाई आप। देखो ये तो अपने नॉर्मल तरीके से आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाला है, अब आप क्या निकालोगे, लगाओगे गाउस का नियम। ये तो अपने डी ई डॉट डी ए पीछे अपने फॉर्मूला पढ़ के उससे निकाल लिया अपन, ठीक है। फिर इंटीग्रेशन कर दिया, संपूर्ण पृष्ठ के लिए आ गया, अलग अलग पृष्ठों के लिए लिखा आपने, तो अपने पास ये आ गया। अब अपने लगाएंगे गाउस का नियम, क्योंकि गाउस का नियम भी किसके लिए होता है, बंद पृष्ठ के लिए होता है। तो गाउस के नियमानुसार, गाउस के नियमानुसार तो फाई कितना होता है, इस यहां पर चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट है, क्यू लेट किया हुआ है, क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से समीकरण 1 और 2 की क्या कर दोगे आप, कंपैरिजन कर दोगे, ये भी बंद पृष्ठ के लिए और ये भी बंद पृष्ठ के लिए। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो क्या आएगा, 2EA इज इक्वल टू क्यू अपॉन में एप्सिलॉन 0,
क्यू की अगर वैल्यू रखना चाहो, क्योंकि इसका आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा है, चार्ज कितना है, क्यू है, और इसका एरिया कितना होगा, ए होगा, क्योंकि इसका एरिया ए है तो इसके संगत इसका भी क्या होगा, ए ही होगा। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है जहाँ पर क्लोज्ड सरफेस में, उसका एरिया कितना होगा, ए होगा। तो पृष्ठ आवेश घनत्व की परिभाषा से अपने जानते हैं, घनत्व से सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन में ए। ये अपने देखा होगा, क्यू की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा ए आ जाएगा। अब क्यू की वैल्यू को यहाँ पुट करोगे आप तो क्या आएगा, 2EA इज इक्वल टू सिग्मा ए अपॉन में एप्सिलॉन 0, ए से ए जाएगा, 2E अपॉन में सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0। ठीक है। अब यहाँ एक आप विशेष बात ध्यान दोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता, आर पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, आर पे कोई भी डिपेंड, क्योंकि इसके फॉर्मूले में आर आ ही नहीं रहा, इसका मतलब आर पे डिपेंड नहीं करता। किस पे डिपेंड करता है, आवेश घनत्व पे डिपेंड करता है और निर्वात की विद्युतशीलता, दूरी पे निर्भर। अब जैसे अपने वायर के लिए निकाला था तो उसका फॉर्मूला क्या निकाला था अपने, 2K लैम्डा अपॉन में आर, इलेक्ट्रिक फील्ड ये आया था। अब यहाँ पर ये आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू था, आर पे डिपेंड कर रहा था, आर को बढ़ा रहे थे तो ई कम हो रहा था, आर को कम कर रहे थे तो आर ई बढ़ रहा था। अब यहाँ पर ये आर, इसके एक्सप्रेशन में कोई आर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दूरी पर निर्भर नहीं करता। तो परत के कारण, ये नोट कर दोगे आप, परत के कारण, कुचालक परत के कारण, परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता, नहीं करता। ये विशेष बात ध्यान दोगे। और इसमें अगर ग्राफ प्लॉट करोगे आप ई और आर में तो कैसा बनेगा आपके पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और आर इधर जाएगा और इधर नॉट, तो कुछ इस प्रकार से जाएगा, कॉन्स्टेंटली जाएगा। दूरी के साथ ये क्या रहता है, कॉन्स्टेंट। ये जो डिस्टेंस है वो होगी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन 0, ये वो डिस्टेंस होगी, ये वाला। ठीक है, तो ग्राफ इस प्रकार से बनाओ। तो इस प्रकार से अपने परावैद्युत परत के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं अपने। ठीक है, तो आज के लिए इतने, कल अपने नया एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको आप एक बार घर पे करके देखोगे फिर अच्छे से समझ आएगा वो। थैंक यू।